18 अगस्त 1945 को दुनिया को एक बहुत बड़ा धक्का लगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो भारत की आज़ादी की लड़ाई के एक बहुत बड़े नेता थे, उनके बारे में खबर आई कि उनका देहांत हो गया है। कहा गया कि उनका हवाई जहाज ताइवान में क्रैश हो गया। उस समय ताइवान पर राज करने वाली जापानी सरकार ने इस दुखद घटना की पुष्टि की। ऐसा लग रहा था कि एक हीरो हमेशा के लिए चला गया, लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ था? सरकारी रिपोर्ट में कहा गया कि बोस अपने जापानी साथी के साथ साइगॉन में एक प्लेन में चढ़े थे। उनको टोक्यो जाना था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद प्लेन के इंजन में खराबी आ गई। प्लेन में आग लग गई और क्रैश हो गया, जिसमें सवार सभी लोग मारे गए। ये खबर सुनकर पूरे भारत में दुहक की लहर दौड़ गई। बहुत से लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि उनके प्यारे नेताजी अब नहीं रहे। क्या यह उस करिश्माई नेता का अंत हो सकता है जिसने अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों को एकजुट किया था? लोगों के मन में शक पैदा होने लगा। क्रैश की पूरी जानकारी साफ नहीं थी। सरकार बार बार जो कहानी बता रही थी वो अधूरी लग रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस कहानी में कुछ और भी है जो हमें नहीं बताया जा रहा? बहुत से लोगों को यही लगता था। यह अफवाह फैलने लगी कि सरकार कुछ छुपा रही है। कुछ लोगों का मानना था कि बोस ने खुद अपनी मौत का नाटक रचा था ताकि वो पकड़े न जाए। दूसरों का मानना था कि वो अभी भी जिंदा हैं और चुपके से भारत की आज़ादी के लिए काम कर रहे हैं। समय के साथ उनकी मौत का रहस्य और गहराता गया, जिससे आज तक अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। जैसे जैसे साल बीतते गए, कई जांच की गई, लेकिन कोई भी यह साबित नहीं कर पाया कि बोस के साथ क्या हुआ था। उनके गायब होने की गुत्थी भारत के इतिहास के सबसे दिलचस्प अध्यायों में से एक है, जिस पर अनगिनत बहस और विचार होते रहते हैं। आज भी यह सवाल बना हुआ है, क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाकई उस प्लेन क्रैश में मारे गए थे, या वो बच गए और चुपके से अपना मिशन पूरा करने में लग गए? हालांकि नेताजी की मौत की सरकारी कहानी हर तरफ फैल गई थी, लेकिन लोगों के मन में बढ़ते हुए शक को कम नहीं कर पाई। बहुत से लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने बड़े और ताकतवर नेता का इस तरह से अचानक अंत हो सकता है। जिन लोगों ने क्रैश होते हुए देखा था, उनके बयान एक जैसे नहीं थे, जिससे इस घटना को लेकर और भी उलझन और शक पैदा हो गया। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने बोस को जलते हुए प्लेन से बाहर निकलते हुए देखा था, मतलब हो सकता है कि वो क्रैश में बच गए हों। दूसरों ने जोर देकर कहा कि वो प्लेन में सवार ही नहीं थे, जिससे सरकारी कहानी पर ही सवाल उठने लगे। इन बातों ने शक की आग में घी का काम किया, जिससे लोगों के लिए सरकारी कहानी पर यकीन करना मुश्किल हो गया। इस रहस्य को और बढ़ाते हुए इस घटना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण लोग चुप्पी साधे रहे और इस बारे में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उनका साफ जवाब न दे पाना या न देना ही इस रहस्य को और बढ़ाता गया, जिससे कई सवाल अनआंसर्ड रह गए। क्या नेताजी ने अपने गायब होने की योजना खुद बनाई थी और हर छोटी से छोटी बात को बड़े ध्यान से अंजाम दिया था? क्या यह अपने दुश्मनों से बचने का एक रणनीतिक कदम था, जिसमें अंग्रेज और भारत के राजनीतिक गलियारों में मौजूद वो लोग शामिल थे जो उन्हें रास्ते से हटाना चाहते थे? यह संभावना चाहे कितनी ही कम क्यों न हो, लेकिन इसने कई लोगों की कल्पना को उड़ान दी, जिससे कई तरह के सिद्धांत और अटकलें लगाई जाने लगी। नेताजी की वीरता की छवि एक ऐसे निडर क्रांतिकारी की जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत को चुनौती दी थी। उनके समर्थकों को यह विचार लगभग यकीन दिलाता था कि उन्होंने अपनी मौत का नाटक किया है। क्या वह बच गए थे और किसी और सही समय पर वापस आने की योजना बना रहे थे? उस सही समय का इंतजार कर रहे थे जब वह फिर से सामने आएंगे और भारत की आजादी के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। साल बीतते गए और नेताजी के जिंदा होने की अफवाहें फैलती रहीं। ये अफवाहें कभी खत्म नहीं हुईं और लोगों के बीच घूमती रहीं, जिससे उम्मीद की किरण बनी रही। फिर 1970 के दशक में उत्तर प्रदेश, भारत के फैजाबाद शहर में एक अजीब व्यक्ति दिखाई दिया। यह व्यक्ति जल्द ही कई तरह की अटकलों और रहस्यों का केंद्र बन गया। उन्हें गुमनामी बाबा के नाम से जाना जाता था, मतलब अनजान साधु। उनकी मौजूदगी रहस्यमयी और आकर्षक दोनों थी, जो कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती थी। वो एकांत जीवन जीते थे, प्रचार से दूर रहते थे और अपनी तस्वीरें खिंचवाने से बचते थे। उनकी निजता की चाहत ने उनसे जुड़े रहस्य को और बढ़ा दिया। हालांकि जो लोग उनसे मिले थे वो उनकी शक्ल देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वो बिल्कुल नेताजी की तरह दिखते थे। ये समानता इतनी ज्यादा थी कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। समानताएं यहीं खत्म नहीं होती थी। लोगों ने दोनों व्यक्तियों के बीच और भी कई समानताएं देखना शुरू कर दिया। गुमनामी बाबा के पास कई ऐसी चीजें थीं जो कभी नेताजी की थीं।
इनमें निजी पत्र, तस्वीरें और अन्य महत्वपूर्ण यादगार चीजें शामिल थीं और यहाँ तक कि एक घड़ी भी थी जो कहा जाता है कि खुद हिटलर ने उन्हें भेंट की थी। इस खास चीज ने कई लोगों को हैरान कर दिया और कई सवाल खड़े कर दिए। बाबा की लिखावट नेताजी से काफी मिलती जुलती थी। लिखावट के जानकार और उत्साही दोनों ही इस समानता को देखकर हैरान थे। उनका बांग्ला भाषा का ज्ञान, जिसे नेताजी धारा प्रवाह बोलते थे, ने अटकलों को और हवा दी। ये उस पहेली का एक और टुकड़ा था जो बिल्कुल सही बैठता था। क्या यह रहस्यमय व्यक्ति जो एक छोटे से भारतीय शहर में गुमनामी का जीवन जी रहा था, क्या यही वो लापता स्वतंत्रता सेनानी हो सकता है? ये सवाल कई लोगों के मन में था। इस संभावना ने पूरे भारत में उत्साह और अविश्वास की लहर दौड़ा दी। हर तरह के लोग इस रहस्य में खींचे चले आए। क्या गुमनामी बाबा देश के सबसे पुराने रहस्यों में से एक का जवाब थे? ये बहस आज भी जारी है। कई लोग अभी भी सच्चाई की तलाश में हैं। हर बीतते साल के साथ गुमनामी बाबा को लेकर रहस्य और गहराता गया। अफवाहें और अटकलें लगातार लगाई जाती रहीं। आखिरकार 1990 के दशक के अंत में भारत सरकार ने कार्रवाई करने का फैसला किया। बालों के नमूनों पर डीएनए परीक्षण का आदेश दिया गया, जो माना जाता था कि गुमनामी बाबा के हैं। हालांकि नतीजे साफ नहीं थे। हालांकि परीक्षण ने यह पुष्टि नहीं की कि गुमनामी बाबा ही नेताजी थे, लेकिन इस संभावना से भी इनकार नहीं किया गया। इन स्पष्ट परिणामों ने बहस को और तेज कर दिया। गुमनामी बाबा सिद्धांत के समर्थकों ने तर्क दिया कि नमूने दूषित हो सकते हैं। दूसरों ने कई समानताओं को अकाट्य सबूत बताया। डीएनए सबूतों के स्पष्ट होने के बावजूद गुमनामी बाबा की कहानी और मशहूर होती गई। कई लोगों के लिए वह उम्मीद का प्रतीक बन गए। उनके इस विश्वास का एक जिंदा उदाहरण कि नेताजी उस दुर्भाग्यपूर्ण विमान दुर्घटना में नहीं मरे थे।